द हिंदू करेंगे हम लोग आज का। और 21 अप्रैल की आज के द हिंदू एनालिसिस में हम लोग प्रीलिम्स के लिए जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, यूपीएससी बीपीएससी या इस तरह के जो भी बड़े एग्जाम होते हैं, इसमें जितने भी न्यूज हो सकते हैं उन सारे न्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत आने वाले हैं। अब ये पहले तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है जेडी वेंस, जो मंडे यानी कि आज दिल्ली आ रहे हैं। ये अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं और इसको एक रेयर 4 डे ट्रिप का नाम दिया गया है। रेयर इसलिए क्योंकि पिछले एक दशक में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट ने भारत का दौरा नहीं किया है। दूसरा, ये जो दौरा हो रहा है ये आपको किसी तरह की पॉलिटिकली या फिर इस तरह का ऑफिशियली तो डिक्लेयर्ड नहीं है, हालांकि इसका इम्प्रेशन तो डेफिनेटली पड़ता है। तब ऐसे हालत में जबकि टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक तरह से हाहाकार मचा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने मिस्टर वेंस को बुला सकते हैं अपने यहाँ, और उनके साथ डेफिनेटली एक मीटिंग्स रखी जाएगी। इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये आएंगे राजस्थान के। यहीं पे इनका जो मीन्स ऑफिशियली जो डिक्लेयर किया गया वो यही है कि ये घूमने फिरने के लिए भारत आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं भारत के साथ अभी जो टैरिफ को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, तो उनकी अपनी भूमिका तो बनती है और बहुत डेफिनेटली इसका आसार देखने को मिलेगा। जेडी वेंस, ये नाम याद रखना है। ट्रम्प प्रशासन और टैरिफ, ये तीनों के बीच में इस चीज को आप इन तीनों के दृष्टि से इस चीज को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। एक न्यूज है क्लाउड बर्स्ट को लेकर के, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। कुछ लोगों की जान भी गई है। क्लाउड बर्स्ट हम लोग जानते हैं वो बादल फटना या बहुत ज्यादा जो बारिश होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है महाराष्ट्र पैनल ने अपोज किया है हिंदी मस्ट के खिलाफ जाने के लिए। देखिए ये कैसा न्यूज है जो कंटिन्यू चर्चे में है। वहीं एनईपी से ही जुड़ा हुआ ये भी है। नया जो शिक्षा नीति लाया गया है इसमें 3 लैंग्वेज है, जिसमें एक हिंदी को भी जगह दिया गया है। तेलंगाना में हम लोगों ने देखा पिछले वीक पूरे केवल वीक ही क्यों, पूरे एक अच्छे खासे समय से तेलंगाना में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो हिंदी नहीं अपनाना चाह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनाना चाह रही है। तो ये एक चीज है। हालांकि एजुकेशन जो है वो दोनों समवर्ती सूची में आता है, तो उस पर दोनों का अधिकार होता है, ये याद रखिएगा। वंदे भारत से जुड़ा हुआ एक सेफ्टी रिपोर्ट आया है और इसमें बताया गया है कि वंदे भारत जो है ये डिफेंस के खिलाफ बहुत वीक है। यहाँ तक कि गायों के खिलाफ, मीन्स अगर ट्रैक पे गाय भी आ जाती है तो इससे भी ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसकी जो डिफेंस है वो बहुत वीक है, ये बताया गया है इस सेफ्टी रिपोर्ट में वंदे भारत को लेकर। वंदे भारत हम लोग जानते हैं भारत का अब तक अभी जितने भी ट्रेन है इसमें सबसे फास्ट मूविंग ट्रेन है। आप इसके अगर अंदर जाकर के अगर हम लोग डिटेल्स में इसमें पढ़ते हैं तो जो बातें निकल करके आती है, देखिए एक तो ये आता है कि ये जो इतने इंतजार किया जा रहा था या इतना एक मच सेलिब्रेटेड फ्लैगशिप ट्रेन रहा है इंडियन रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस, अब ये जो है वो सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए प्रोन हो सकता है। सीरियस एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होने का चांस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो है वो बहुत हल्का है, जो लोकोमोटिव और जो हमारा जो रेगुलर ट्रेन है उसकी तुलना में। तो अगर कोई कैटल यहाँ आता है, स्पेशली अगर मैं कैटल का बात कर रहा हूँ तो हमारे जो नॉर्थ स्टेट्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल बिहार, बंगाल, ये सब उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे एग्रीकल्चर बड़ी मात्रा में होती है और साथ ही साथ में लोग एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को भी पालन करते हैं। तो पशुपालन में ये एक खतरा रहता है कि पशु भी चरने के लिए जनरली जंगल साइड ही जाती है
और मीन्स आउट ऑफ टाउन या फिर आप कह सकते हैं गांव के बाहर जाती है। ट्रेन का भी जो रूट होता है वो यही होता है। ऐसे में ये एक सीरियस कंसर्न है कि आप 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन को चला रहे हैं और आप इसमें जो कंसर्निंग विषय है वो ये है कि स्पीड अधिक है और जो कंट्रोल का जो कंट्रडिक्शन है वो कम है। इवन कहा जा रहा है कि अगर एक कैटल भी आ जाए तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, एक बड़े एक्सीडेंट को रिजल्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े एक्सीडेंट के रिजल्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि वंदे भारत ट्रेन जो है वो इसका जो एवरेज वेट है मीन्स डब्बे वगैरह का मीन्स काफी हल्का ट्रेन है। आप एक ये बात समझ सकते हैं कंपेयर टू अभी जो रेगुलर ट्रेन चल रहे हैं। बहुत संभावना रहती है कि ऐसे में स्पीड अधिक है, हल्का ट्रेन है और कुछ एरियाज है जो जाने जाते हैं आपको पशुपालन वगैरह के लिए। तो इन क्षेत्रों में अगर हम लोग इसको सही मेजरिंग नहीं करते हैं, अगर एक छोटे से कैटल से टकराने के बाद ये एक बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले सकता है, तो ये कंसर्निंग विषय है और इसे लेकर के सोचना चाहिए कि इसके जो आपको डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत किया जाए। ठीक है, यही पूछा भी क्या है। शुभ्रांशु जो है ये फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं, इनसे इनकी जो है वो इनके तरफ भी अब नेक्स्ट देखना जरूरी हो जाता है। आगे हम लोग अपने अगले न्यूज पे आते हैं और जो लोग सिविल सर्वेंट्स एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज सिविल सर्वेंट्स डे है, लोक सेवा दिवस है। आप सिविल सर्वेंट्स से जुड़े जो आर्टिकल्स है इंडियन पॉलिटी में जरूर पढ़ लीजिएगा। वे लोग जिन लोगों ने सिविल सर्वेंट्स के फील्ड में आज़ादी के पहले से काम करते आ रहे हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज पे। अगला न्यूज है आपको गवर्नमेंट्स लैंग्वेज जो है वो अपोज किया जा रहा है। गवर्नमेंट्स लैंग्वेज पैनल जो है वो अपोज कर रही है हिंदी को महाराष्ट्र में। ये न्यूज हम लोगों ने पहले कवर किया हुआ है, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। ये आपको थोड़ा नीचे कुछ छोटे छोटे न्यूज है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। एडिटोरियल में भी वैसा कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है एक ये न्यूज, डाइविंग इनटू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स। राज्यपाल के ऊपर जो सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है इसके बारे में बहुत समय से ये चर्चे में भी है। देखिए हो ये रहा है कि जो गवर्नर हैं, स्पेशली ये रवि के बारे में कहा जा रहा है, तमिलनाडु के गवर्नर है वो। और केवल तमिलनाडु ही नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल की अपनी सरकार नहीं है, तो वहाँ बिल में जो है वो बिल में जो है वो देरी देखने को मिलता है, एक असीमित समय के लिए अपने पास रख लिया जाता है। तो ये मामला बहुत टाइम से चल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि लॉन्ग सिमरिंग डिस्प्यूट ये तो चल रहा है गवर्नर ऑफ स्टेट और तमिलनाडु के बीच, इसमें इन लोगों ने निर्णय लिया कि गवर्नर जो है वो बिल के ऊपर या तो रिफ्यूज कर दे, है ना, मीन्स मना करके दोबारा भेज दे और फिर उसको पारित कराए, लेकिन टोटली इसको अपने पास लेकर के बैठ जाना ये सही नहीं है। स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो अगर किसी बिल को पारित कर दे रही है, फिर पॉकेट वीटो का प्रयोग करना गवर्नर के द्वारा एक बिल के ऊपर बिना कुछ बताए लंबे समय के लिए रख लेना, ये कैसे मीन्स ये कहीं से भी जायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नर जो है वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को, अगर उनको लगता है इसमें कुछ चेंज करना है तो रिकंसिडरेशन के लिए।
लेकिन जब रिस्क कंसिडरेशन के बाद दिया जा रहा है तो फिर गवर्नर जो है वो सेकेंड टाइम के लिए बिल को तो बैक नहीं कर सकती है, और अगर नहीं कर सकती है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको विथहेल्ड कर दे, उसको अपने पास रख करके रख ले, ऐसा नहीं होता है। इस पे उनको एसेंट्स देना होता है, और इस डिसीजन के बाद तमिलनाडु के जो कुछ बिल अटके हुए थे उनसे बहुत बिल पे एसेंट्स दिया भी गया है, मंजूरी दी भी गई है। डिस्प्यूट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, और ये डिस्प्यूट्स केवल इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें केवल एक स्टेट का बात है। बात यह है कि इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस गवर्नर कर रहे हैं तो कितना सही है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि देखिए लेजिस्लेटिव में जो लोग भी चुन करके आ रहे हैं एमएलए, ये लोग तो लोगों के द्वारा चुन करके आ रहे हैं, और अगर इनके लोगों के प्रतिनिधि के काम को कुछ बिल पारित कर रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, अगर होने ही नहीं दिया जाए या उसे विथहोल्ड कर लिया जाए तो इसका कोई माने ही नहीं रह जाता है ना। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के बिल्स को कंसिडरिंग करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को भेज दे और प्रेसिडेंट फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख ले। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर डेमोक्रेसी है तो जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है उन्हें काम करने का मौका तो मिलना चाहिए, वो तो काम तो करे, है ना। तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि ये समझना होगा जो स्टेट के गवर्नर है उन्हें भी, कि जब चीजें काम करने के लिए लाई गई है तो उसे काम करने दिया जाए। आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अच्छा, आगे सुप्रीम कोर्ट को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 142 का यूज किया है। आर्टिकल 142 आपको एक स्पेशल पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, और ये उस स्पेशल पावर के तहत इन्होंने डिसीजन दिया है। अब इसके जो आलोचक हैं उनका एक कहना ये है कि क्या मीन्स पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ये सब बंद कर दिया जाए और जुडिशियरी ही चलाएगी। यहाँ एक बात हमें भी समझना होगा कि पार्लियामेंट या फिर ऐसी जो भी संस्थाएं हैं जिसमें गवर्नमेंट जनता के द्वारा चुन के बनते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए ही, डेमोक्रेसी को पालन करने के लिए ही पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों का इस तरह से स्टेटमेंट आना है कि फिर सारा काम सुप्रीम कोर्ट करे, सारा, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, ये इस मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलर इस मैटर की, मैं और किसी मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ। इस मैटर में अगर लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बार बार करके हस्तक्षेप कर रही है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस डेमोक्रेसी को मेंटेन कराने का ही काम कर रही है, ना कि डेमोक्रेसी छीनने का और पार्लियामेंट और एमएलए, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबको बंद करने का ऐसा काम नहीं कर रही है। ये भी उसको रिस्पेक्ट ही कर रही है, और ये भी डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने का ही बात कर रही है कि डेमोक्रेसी को कंटिन्यू होना चाहिए, और इसमें किसी तरह की अगर प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रहा है तो उसको शॉर्ट आउट किया जाए, ये है। अब ये हो गया क्रिटिक्स लोग के लिए। टाइम फॉर कोर्स करेक्शन ये आया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे देखना होगा कि ये जुडिशियल अटेम्प्ट है, और इसको करेक्ट डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इसको लेकर के कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स है, और आपको कोर्ट के जो जजमेंट है ये एक 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 पक्ष ये भी है कि बिल्कुल कोर्ट के जो जजमेंट है वो फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि मैटर ये नहीं है कि कोर्ट इन्वॉल्व क्यों हो रही है, या मैटर ये नहीं है कि कोर्ट इन्वॉल्व करके डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, नहीं, कोर्ट इन्वॉल्व करके उस डेमोक्रेसी को अच्छे से चला सके, ये बात कर रही है, ये काम कर रही है, ठीक है। और गवर्नर का जो ऑफिस है वो तो अपने स्थान पे है ही, उनको फर्स्ट प्लेस मिला हुआ है, लेकिन गवर्नर को भी ये सोचना होगा कि वो डेमोक्रेसी को लागू कराने के लिए है, और जब जनता के रिप्रेजेंटेटिव कोई काम करना चाह रहा है तो वो उसमें अपनी एटलीस्ट उसे रोक के तो नहीं रखे। नेक्स्ट आपको एनसीडब्ल्यू का रिपोर्ट आया है। महिला जो है वो सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में सफर किया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये है आपको एनसीडब्ल्यू, और इनका रिपोर्ट आया है कि वुमेन जो है वो सफर कर रहे हैं सबसे अधिक मुर्शिदाबाद में। हाल ही में बंगाल में जो कुछ
एक घटना जन्म लिया और इसको लेकर के आप न्यूज जरूर ही देखे होंगे। और पश्चिम बंगाल में इस तरह की अगर घृणित घटना अगर लगातार होते रह रही है तो ये कंसर्निंग विषय है। एक न्यूज आपको यहाँ है संजय भंडारी को लेके, इन्होंने अपोज किया है ईडी के प्लिया को, जिसमें ईडी ने इनको फ्यूजिटिव घोषित किया है, भगोड़ा घोषित किया है। ये अभी यूके में है और इनका कहना है कि ईडी ने जो फ्यूजिटिव इन्हें घोषित किया है, ऐसा नहीं है, ये इनके अपोज में गए हैं। अब ईडी क्या है वो हम लोग जानते हैं। फ्यूजिटिव क्या है, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई पैसा लेने के बाद आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और कोई रिस्पॉन्स पैसे के रिगार्डिंग नहीं देता है, एनपीए हो जाता है, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, तो इसके बाद अगर ये भाग के यहाँ नहीं है तो फिर इनको फ्यूजिटिव या भगोड़ा डिक्लेयर किया जाता है। इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि ये फ्यूजिटिव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आप एक बार फ्यूजिटिव क्यों बनता है ये देख लीजिएगा। रिसेंट में इसमें फ्यूजिटिव वाले बिल में जो अमेंडमेंट हुए हैं उनको जरूर से पढ़ लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ और एक दो न्यूज जो इम्पोर्टेंट है वो आपके साथ साझा करूं। तो आगे बढ़ते हम लोग इसमें संजय भंडारी यूके में रह रहे हैं अभी, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग न्यूज पे आते हैं। एक इंडियन और यूरोपियन यूनियन स्पेस पॉलिसी को लेके कोलैबोरेट कर सकती है, ऐसा उनके इनवाई का कहना है। खैर ये आगे जब होगा फिर उस समय ये इम्पोर्टेंट न्यूज होगा, उस समय देखा जाएगा। फिलहाल ये एक पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए आप कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर कोलैबोरेट कर सकते हैं स्पेस रिलेटेड पॉलिसीज के लिए, अंतरिक्ष के जो नियम बनते हैं उसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्मली पढ़ सकते हैं, हालांकि अभी इसको लेकर के डिटेल्स में हम लोग कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि इससे कुछ प्रश्न बने डिटेल्स। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज है वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे और कंटिन्यू लगातार बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। निशिकांत दुबे बहुत चर्चा का विषय रहे हैं। इन्होंने फॉर्मर सीएसी कुरैशी को भी क्रिटिसाइज किया है वक्फ लेजिस्लेशन को लेके। वक्फ लेजिस्लेशन को लेकर के ही इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें इन्होंने कोर्ट के खिलाफ भी कहा है। अब जो मामला है वो क्या है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉयर जो है ये डिमांड कर रहे हैं कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का बीजेपी एमपी के खिलाफ। ये निशिकांत दुबे को लेकर के हो रहा है कि इनके खिलाफ जो है वो कोर्ट जो है वो आपको कंटेम्प्ट, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला चलाए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या है, इसमें है कि आप न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय की बात को नहीं मान रहे हैं। और या इसमें आप इंडियन पॉलिटी में पढ़े होंगे कि अगर न्यायालय के निर्णय को या न्यायालय में हो रही घटना को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाना, न्यायालय के बातों को नहीं सुनना, न्यायालय के किसी निर्णय को पब्लिकली आलोचना करना, ये सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। तो वही हो रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इसको देखा जाए। ये अगला न्यूज है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ये रिलीज किए हैं चीता को, आपको मध्य प्रदेश में है ये। तो मंदसूर आप ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें जो हम लोग को प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। एक तो कूनो, ठीक है, चीता सबसे पहले यहाँ लाया गया मध्य प्रदेश में 2022 में और यहाँ से ये काम कर रहा है। नेक्स्ट इसमें एक दो और जो टर्म है याद रखना है। कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर सेंचुरी जहां अभी इसको रखा गया है, और बोत्सवाना से भी और चीता आने वाला है, साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना से, वो भी मध्य प्रदेश में ही रखे जाने की अभी तक योजना मध्य प्रदेश में ही रखे जाने की है। तो ये न्यूज भी लगातार बना हुआ है। गांधी सागर आप याद रखिएगा सेंचुरी कहाँ है, कूनो अभ्यारण्य, कूनो जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, कहाँ से चीता को लाया जा रहा है ये याद रखिएगा, और कहाँ पे रखा जा रहा है ये याद रखिएगा। अगला है इसरो ने सैटेलाइट से एक फॉरकास्ट किया है गेहूं के उत्पादन को लेकर, गेहूं प्रोडक्शन को लेकर के एक आपको फॉरकास्ट किया है, जिसमें बताया है कि जो हमारा जो वीट प्रोडक्शन स्टेट है जो टॉप लेवल पे आते हैं 8 मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स, ये 122.74 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं 31 मार्च 2025 तक के लिए। तो अभी के लिए